महाराज, आप दुखी मत होइए। यदि ईश्वर ने चाहा तो हमें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। लेकिन कैसे मंत्री जी? मुझे तो लगता है इस जीवन में मुझे पुत्र का सुख नहीं मिलेगा। महाराज, आप हिम्मत मत हारिए। मैं भी तो आपकी तरह ही हूँ। मेरी भी तो कोई औलाद नहीं है। मैं तो रोज ईश्वर से पुत्र की कामना करता हूँ। यदि ईश्वर ने चाहा तो हमें औलाद का सुख अवश्य मिलेगा महाराज। राजा भीमसेन के कोई औलाद नहीं थी और न ही राजा के मंत्री की कोई औलाद थी। वह दोनों कभी कभी इस बात को लेकर काफी चिंतित हो जाते थे। महाराज, आप मेरी माने तो आज हम जंगल की तरफ से घूम कर आते हैं। इसी बहाने आपकी कुछ चिंताएं कम हो जाएंगी महाराज। राजा मंत्री की बात से सहमत हो जाता है और फिर दोनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वैसे महाराज, मैं जब भी किसी विषय को लेकर चिंतित होता हूँ तो मैं इसी प्रकृति की सुंदरता को देखकर अपना हृदय शांत कर लेता हूँ। अरे, यह कौन है? यह तो कोई तपस्वी लगता है। चलो इसके पास चलते हैं। प्रणाम बाबा। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। बोलिए, तुम कौन हो और तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ? ये तपस्वी बाबा, मेरा नाम भीमसेन है और मैं इस राज्य का राजा हूँ और ये हमारे मंत्री जी हैं। बोलिए महाराज, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? बाबा, बस मेरा मन थोड़ा सा अशांत था तो हमने सोचा कहीं से घूम कर आते हैं और जंगल में घूमते घूमते हमें आप मिल गए। क्या बात है महाराज, आपको किस बात की चिंता है? आप तो एक राजा हैं और राजा को चिंता शोभा नहीं देती। साधु की यह बात सुनकर राजा तथा वह मंत्री दोनों अपनी सारी समस्या के बारे में उस साधु को बताते हैं। बस मुझे यही चिंता है बाबा, यदि मेरा कोई पुत्र नहीं होगा तो मेरे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। आप दोनों दुखी मत होइए। यदि ईश्वर ने चाहा तो आप दोनों को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। इतना कहकर वह साधु अपनी दिव्य शक्तियों से 2 आम के फल मंगाता है। ये लीजिए, आप दोनों एक एक फल अपनी अपनी पत्नी को खिला दीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वे दोनों साधु का धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। अरे महारानी जी, जल्दी से आप इस फल को खा लीजिए। यह फल हमारे जीवन में खुशियां भर देगा। रानी ने जल्दी से उस फल को खा लिया। उधर मंत्री की पत्नी ने भी उस फल को खा लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उन दोनों के घर में एक एक पुत्र ने जन्म लिया। पूरे राज्य में जैसे मानो खुशियों का भंडार खुल गया हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। वे दोनों बच्चे साथ में ही रहते तथा साथ में ही खाते और साथ में ही खेलते थे। उन दोनों के बीच बहुत गहरी मित्रता हो जाती है। मित्र, आज मेरा मन शिकार पर जाने को हो रहा है। यदि तुम चाहो तो आज हम शिकार पर चलते हैं। राजकुमार के बोलने पर वजीर का लड़का शिकार के लिए तैयार हो जाता है। दोनों जल्दी से अपने अपने घोड़े पर सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं। उन्हें जंगल में घूमते घूमते काफी समय गुजर जाता है, लेकिन कोई भी शिकार हाथ नहीं लगता। अरे भाई, हमें घूमते घूमते इतना समय हो गया लेकिन कोई भी शिकार हाथ तो लगा ही नहीं। मैं तो बहुत थक गया हूँ। मैं तो अब इसी पेड़ के नीचे आराम करूँगा। तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से जाओ और मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो। हाँ हाँ राजकुमार, क्यों नहीं, आप यहीं विश्राम करिए। मैं अभी पानी ढूंढ कर लाता हूँ। इतना कहकर वह वजीर का लड़का पानी की तलाश में निकल पड़ता है।
वो लड़का चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचता है तो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की है जो एक शेर के पास बैठी है। अरे इतनी सुंदर लड़की, आखिर यह लड़की कौन है? लेकिन या तो शेर को अपनी तकिया बनाकर बैठी है। इसकी सुंदरता के आगे तो बड़ी बड़ी अप्सराएं भी कुछ नहीं है। वजीर का लड़का जल्दी से मटके में पानी भर लेता है और कुछ पानी वह पी लेता है और कुछ पानी मटके में लेकर राजकुमार के पास पहुंचता है। ओहो भाई, तुमने आने में तो कितना समय लगा दिया। मेरी तो प्यास के मारे जान ही निकली जा रही थी। राजकुमार जल्दी से पानी पी लेता है। वापस आने के बाद वजीर का लड़का मानो कहीं खो गया हो। क्या बात है मित्र, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे लग रहा है तुम किसी गहरी सोच में डूबे हुए हो। फिर वह वजीर का लड़का सारी कहानी राजकुमार को बताता है। अरे भाई, मैं भी उस सुंदर लड़की को देखना चाहता हूँ। मेरा मन भी उसे देखने के लिए उत्सुक हो रहा है। चलो मुझे उसके पास ले चलो। फिर वे दोनों वापस उसी नदी के पास जाते हैं तो देखते हैं वह शेर अपना सिर उस सुंदर लड़की की गोद में रखकर सो रहा है। वाह वाह, यह तो मानो सुंदरता की देवी है। मैंने आज तक कभी भी इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। चलो मित्र, इसके पास चलते हैं। दोनों मित्र उस लड़की के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि एक राजकुमारी थी। वह भी राजकुमार को देखती ही रह जाती है। उन दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। आप कौन हो सुंदरी, जो अपनी सुंदरता से इस स्थान को प्रकाशित कर रही हो? मैं बल्लभगढ़ की राजकुमारी हूँ। आपने मेरा परिचय तो पूछ लिया, लेकिन अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। फिर राजकुमार अपना परिचय देता है। राजकुमारी जी, यदि आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ घूमने के लिए चलेंगी? राजकुमार जी, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन यदि मैं यहाँ से जरा सा भी हिली तो यह शेर जग जाएगा और आपको खा जाएगा। राजकुमारी जी, आप चिंता ना करें, इसे मेरा मित्र संभाल लेगा। राजकुमार की आवाज सुनते ही वजीर का लड़का धीरे से शेर के सिर को राजकुमारी की गोद से हटाकर अपनी गोद में रख लेता है। फिर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में जब शेर की आंखें खुलती हैं, तो वह राजकुमारी को अपने पास नहीं पाता। अरे तुम कौन हो और राजकुमारी कहाँ है? मेरा नाम प्रेम सागर है। राजकुमारी तो राजकुमार के साथ चली गई। फिर वह वजीर का लड़का सारी बात उस शेर को बताता है। अच्छा, राजकुमार तुम्हारा सच्चा मित्र है? हाँ हाँ शेर भाई, वह मेरा सच्चा मित्र है। बेटा, वह तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं है। मैंने दुनिया में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो खुद को सच्चा मित्र बताते हैं, लेकिन मुसीबत पड़ते ही वह दुम दबाकर भाग जाते हैं। वही कार्य तुम्हारे मित्र ने भी किया है। तुम्हें खतरे में डालकर खुद राजकुमारी को लेकर यहाँ से भाग गया है। जो सच्चे मित्र होते हैं वह अपने मित्रों को मुसीबत से बचाते हैं, न कि उन्हें मुसीबत में डालते हैं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, 3 सच्चे मित्रों की। बहुत समय पहले की बात है। भानगढ़ के राजा का एक पुत्र था जिसके 2 मित्र थे, जिसमें से एक बढ़ई तथा दूसरा ब्राह्मण था। बढ़ई के पास ऐसी शक्ति थी कि वह जरा सी चंदन की लकड़ी से एक ऐसा घर बना सकता था जो उस घर के मालिक के कहने पर कहीं भी आ जा सकता था, तथा ब्राह्मण के पास ऐसी शक्ति थी कि वह मृत शरीर को भी जीवित कर सकता था। अरे पुत्र, मेरे हिसाब से अब तुम्हें जल्दी निकलना चाहिए। तुम्हारे होने वाले ससुर जी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ बेटा, तुम वहाँ अकेले ही जाना। अपने मित्रों को अभी वहाँ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है पिताजी, अब मैं चलता हूँ। राजकुमार तुरंत अपने घोड़े पर सवार होता है और वहां से निकल पड़ता है। राजकुमार चलते चलते एक जंगल से गुजरता है तो वह रास्ता भटक जाता है और वह भटकते भटकते किसी दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच जाता है। ओहो,
मुझे चलते चलते पूरा दिन गुजर गया, लेकिन अनवल राज्य अभी तक नहीं आया। कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया? क्या करूं, क्या करूं? अब कहाँ जाऊं? अब तो जल्दी ही शाम होने वाली है। अरे, उधर तो एक घर बना हुआ है। हाँ हाँ, चलो वहीं से कुछ मदद मांगता हूँ। राजकुमार जल्दी से जाता है और गेट को खटखटाता है तो एक बहुत ही सुंदर लड़की दरवाजा खोलती है। आइए, अंदर आइए, आपका स्वागत है। लड़की जैसे ही राजकुमार को अंदर ले जाती है तो वह जोर जोर से रोने लगती है। अरे, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अभी तो तुम ठीक थी। इतनी जल्दी तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तुम्हारी सुंदरता और भोलेपन को देखकर रोना आ रहा है। लेकिन तुम मुझे देखकर क्यों रो रही हो? मैं इसलिए रो रही हूँ कि तुम मौत के मुंह में आ गए हो। तुम्हारा यहाँ बचना लगभग असंभव है। यह घर एक राक्षस का है। वह राक्षस आ जाएगा और तुम्हें खा जाएगा। फिर वह लड़की अपनी सारी कहानी राजकुमार को बताती है। अरे नहीं सुंदरी, तुम बेकार में परेशान हो रही हो। मैं कोई हलवा नहीं जो राक्षस मुझे मारकर खा लेगा। बस जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। फिर वह राजकुमार उस लड़की को अपनी चाल के बारे में बताता है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझ गई। चलो, मैं तुम्हें एक संदूक के अंदर बंद कर देती हूँ। यदि तुम्हें उस राक्षस ने देख लिया तो वह तुम्हें मार डालेगा। इतना कहकर वह लड़की उसे एक संदूक के अंदर बंद कर देती है। कुछ ही देर में वह राक्षस भी वहाँ पर आ जाता है। मनुष्य की दुर्गंध। अरे कहाँ है यह मनुष्य? जल्दी से उसे मेरे सामने लेकर आओ। अरे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आज आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अचानक से आपको मनुष्य की दुर्गंध कहाँ से आ रही है? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। अजी, ये सब छोड़िए ना। आप रोज रोज इतनी देर से आती हैं। मुझे आपकी बहुत चिंता लगी रहती है। कहीं आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरी प्रिय, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो। मुझे कोई भी नहीं मार सकता। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर आपको कोई मार क्यों नहीं सकता? अरे प्रिय, मैं इसलिए नहीं मर सकता क्योंकि मेरे प्राण मेरे शरीर के अंदर है ही नहीं। मेरे प्राण तो इस तोते के अंदर है। जब तक यह तोता नहीं मरेगा तब तक मुझे कोई नहीं मार सकता। राक्षस के मुंह से यह बात सुनते ही वह लड़की मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। अगले ही दिन वह राक्षस कहीं घूमने के लिए बाहर चला जाता है। तभी वह लड़की अंदर जाती है और उस संदूक को खोल देती है और राजकुमार से सारी बात बता देती है। राजकुमार तुरंत उस तोते को पकड़ता है और उसकी गर्दन काट देता है। गर्दन कटते ही वह राक्षस वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर राजकुमार उसी लड़की से विवाह कर लेता है और वहीं पर रहने लगता है। अजी, आप इसमें क्या लेकर आए हैं? तुम खुद ही देख लो रानी, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। रूपकला जैसे ही उसे खोलकर देखती है तो उसके अंदर एक बड़ी ही सुंदर कंघी रखी होती है। राजकुमार जी, यह कंघी तो वाकई कितनी सुंदर है। आपका यह उपहार अमूल्य है।
फिर राजकुमार बातों ही बातों में रूपकला को अपने दोनों मित्रों के बारे में बताता है। अरे वाह, आपके दोनों मित्र तो अद्भुत हैं। काश कि मैं भी कभी उनसे मिल पाती। एक दिन की बात है, रानी उस कंघी से अपने बाल संवार रही थी। तभी उसने उस कंघी को वहीं पर रख दिया और अंदर चली गई। इतने में ही एक कौवा उड़ता हुआ आता है और कंघी को उठाकर ले जाता है और उस कंघी को नदी में गिरा देता है। उस कंघी को एक बड़ी मछली निकल जाती है। हे भगवान, रोज रोज मुझे छोटी मछलियां ही मिलती है। पता नहीं बड़ी मछली कब मिलेगी। मछुआरा जल्दी से अपना कांटा पानी में डालता है और चुपचाप वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी उसके कांटे में कुछ हलचल होती है। वह जल्दी से कांटे को बाहर खींच लेता है। अरे राम राम राम, क्या आज के दिन फिर से मुझे इन छोटे छोटे मछलियों से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, कुछ ना मिलने से अच्छा तो यही है कि कुछ तो मिल रहा है। अरे मुझे लगता है मेरे कांटे में फिर से कोई मछली फंस चुकी है। चलो जल्दी से इसे बाहर खींच लेता हूँ। इतना सोचकर मछुआरा अपना कांटा खींचने लगता है। अरे बाप रे बाप, मेरा कांटा इतना भारी कैसे हो गया। मुझे लगता है इस बार जरूर कोई बड़ी मछली हाथ लगी है। अरे वाह वाह, आज तो सच में इतनी बड़ी मछली फंसी है। कहीं ये सपना तो नहीं देख रहा हूँ। अरे नहीं, ये कोई सपना नहीं है, ये तो सच में एक बड़ी मछली है। चलो जल्दी से घर चलता हूँ, भाग्यवान बहुत खुश हो जाएगी। इतना सोचकर मछुआरा जल्दी से उस मछली को अपने घर ले जाता है। अरे वाह, आपने तो कमाल ही कर दिया। आज आप इतनी बड़ी मछली लेकर आए हो। लेकिन भाग्यवान, इतनी बड़ी मछली को खरीदेगा कौन? अजी, आप महाराज के पास जाओ, वही इस मछली को खरीद सकते हैं। हाँ हाँ भाग्यवान, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। मैं इस मछली को महाराज के पास ही ले जाता हूँ। इतना कहकर मछुआरा राजा के पास पहुंच जाता है। ठीक है, वो दिन मैं तुम्हारी मछली वे तुम्हें 100 सोने की अशर्फिया देता हूँ। राजा के मुंह से यह बात सुनकर मछुआरा बड़ा ही खुश हो जाता है और 100 सोने की मोहरें लेकर वहां से चला जाता है। फिर रसोइया उस मछली को उठाकर पकाने के लिए ले जाता है। जैसे ही वह रसोइया उस मछली को काटता है तो उसके अंदर वही सुंदर कंघी निकलती है। रसोइया तुरंत उस कंघी को लेकर राजा के सामने जाता है। लेकिन इतनी सुंदर कंघी आखिर किसकी हो सकती है? रसोई, तुम इस कंघी को मुझे दे दो और तुम जाकर अपना काम करो। रसोइया तुरंत उस कंघी को राजा को दे देता है और वहां से चला जाता है। अरे वाह, ये कंघी तो कितनी सुंदर है। यदि ये कंघी इतनी सुंदर है तो इसका उपयोग करने वाली कितनी सुंदर होगी। मुझे उससे मिलना ही होगा। सैनिकों, इस कंघी को लेकर जाओ और पूरे राज्य में इस कंघी को दिखाओ कि ये कंघी जिसकी भी है वो अपनी कंघी को राजा के दरबार में जाकर ले ले। राजा का आदेश होते ही सैनिक पूरे राज्य में उस कंघी को लेकर घूमने लगे। अरे, ये कंघी तो कुछ देखी सुनी सी लगती है। अरे हाँ, ये कंघी तो उस दिन वह युवक खरीद रहा था, लेकिन उसका तो घर पास में ही है। अरे सैनिक भाई, मैं जानती हूँ ये कंघी किसकी है। तो फिर जल्दी से बताइए बूढ़ी माँ, आखिर ये कंघी किसकी है? सैनिक भाई, उसका जवाब मैं कल राजा को खुद आकर दूंगी। अब तुम लोग यहीं से वापस लौट जाओ।
अगले ही दिन वह बूढ़ी महिला राजा के दरबार में पहुंच जाती है। महाराज, मैं उस औरत को यहाँ पर ला सकती हूँ। ठीक है रामकली, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। इतना सुनते ही वह बूढ़ी महिला बहुत खुश हो जाती है और जल्दी ही राजकुमार के घर पहुंच जाती है। महारानी जी, कृपा कर मुझे किसी काम पर रख लीजिए। यदि मुझे काम नहीं मिला तो मैं भूखों मर जाऊंगी। बूढ़ी महिला की ये बात सुनकर राजकुमार को उस पर दया आ जाती है। अच्छा ठीक है माता जी, आप आज से ही हमारे घर में काम कर सकती है। उसी दिन से वह बूढ़ी महिला उन्हीं के घर में काम करने लगती है। ओहो, इतने दिनों से खाना बना बना कर, बर्तन धो धो कर मैं तो तंग ही आ गई हूँ। आज तो मैं राजकुमार को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वह बूढ़ी महिला खाने में जहर मिला देती है। बेटा, खाना तैयार हो चुका है। बेचारा राजकुमार उस जहर मिले हुए खाने को खा लेता है। खाना खाते ही राजकुमार जमीन पर गिर जाता है। अरे प्रिय, मुझे क्या हो रहा है? मेरा पूरा शरीर अकड़ रहा है, मेरी सांस धीमी पड़ रही है। अरे, आपको क्या हो गया जी? अरे बूढ़ी माँ, आपने इन्हें क्या खिला दिया? मैंने तो कुछ भी नहीं खिलाया, मैंने तो सिर्फ खाना ही खिलाया था। रूपकला उस खाने की जांच करने के लिए उस खाने में से एक टुकड़ा उठाती है और पास में बैठे कौवे को डाल देती है। टुकड़ा खाते ही कौवा वहीं पर मर जाता है। अरे दुष्ट बुढ़िया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चल महाराज के पास, अब वही तुझे सजा देंगे। रूपकला तुरंत उस बुढ़िया को लेकर राजमहल में पहुंच जाती है, लेकिन राजा तो उसकी ताक में ही था कि कब वह बुढ़िया उसे लेकर उसके दरबार में आएगी। रूपकला ने सारी कहानी राजा को बताई। महाराज, इस दुष्ट बुढ़िया को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सैनिकों, इस बुढ़िया को लेकर जाओ और कारागार में डाल दो। राजा का आदेश होते ही सैनिक तुरंत उस बुढ़िया को वहाँ से ले जाते हैं। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलिए महाराज, आप क्या पूछना चाहते हैं? तुम्हारे साथ और कौन कौन रहता है? महाराज, मेरा उनके अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। तुम्हारी इस दशा को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, इसीलिए यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। नहीं महाराज, अब मैं विवाह नहीं करूँगी। देखो, यदि तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी तो मैं तुमसे जबरदस्ती विवाह करूंगा। भला इसी में है कि तुम मुझसे विवाह कर लो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे बचूं इस राक्षस से? ठीक है महाराज, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन महाराज, हमारे यहाँ का रिवाज है कि विवाह तय होने के बाद विवाह 6 महीनों के बाद ही हो सकता है, तो इसलिए आपको 6 महीने तक इंतजार करना होगा। ठीक है रूपकला, मैं 6 महीने तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है महाराज, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने पति का अंतिम संस्कार करने जाना चाहती हूँ। ठीक है रूपकला, तुम्हें जाने की अनुमति है, लेकिन जल्दी ही वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। रूपकला जल्दी से जाती है और अपने पति की लाश को एक संदूक में छिपा देती है और वापस राजमहल में चली जाती है। राजा ने रूपकला के लिए एक अलग घर बनवा दिया और उसके चारों ओर सैनिकों का पहरा लगा दिया। महाराज, राजकुमार इतने दिनों से गायब है और आपने हमें बताया तक नहीं।
वो बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों भी परेशान हो, इसीलिए मैंने तुम दोनों को नहीं बताया। महाराज, इसमें परेशानी कैसी? हम दोनों उसके मित्र हैं और हम दोनों आज ही अपने मित्र को ढूंढने के लिए जाएंगे। इतना कहकर दोनों मित्र पैदल ही वहां से निकल पड़ते हैं। वे दोनों मित्र चलते चलते उसी राज्य में पहुंच जाते हैं। अरे, ये दोनों युवक तो मुझे कुछ जाने पहचाने से लग रहे हैं। अरे सैनिकों, तुम लोग जल्दी जाओ और इन दोनों युवकों को मेरे पास बुलाकर लेकर आओ। अरे रुक जाओ तुम लोग, तुम्हें हमारी महारानी बुला रही हैं, चलो हमारे साथ चलो। बोलिए महारानी जी, आपने हम लोगों को क्यों बुलाया? आप दोनों मुझे कुछ जाने पहचाने से लगे। वैसे आप लोग कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? फिर वह दोनों मित्र अपनी सारी कहानी रूपकला को सुनाते हैं। यह सुनते ही रूपकला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, आपका मित्र राजकुमार तो मारा जा चुका है और मैं तुम्हारी भाभी हूँ। भाभी माँ, आप परेशान मत होइए, हम दोनों आपको यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन हमारे प्रिय मित्र का शव कहाँ पर है? भैया, मैंने उन्हें एक संदूक के अंदर छिपा दिया है। अच्छा ठीक है भाभी, आप राजा से कुछ चंदन की लकड़ियाँ मंगवा लीजिए। रूपकला ने तुरंत राजा को एक पत्र भेजा। महाराज, अब तो हमारी विवाह जल्द ही होने वाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ चंदन की लकड़ियाँ भिजवाएं। मैं उन चंदन की लकड़ियों से अपने शरीर पर लेप करूँगी और हाँ, साथ में अपने दोनों बहनों को भी भेज देना, तो मुझे अच्छा लगेगा। नंदा और सुनंदा, तुम दोनों अपनी भाभी के लिए कुछ चंदन की लकड़ियाँ लेकर जाइए। राजा का आदेश मिलते ही दोनों बहनें चंदन की लकड़ियां लेकर रूपकला के पास पहुंच जाती हैं। वहां पर उन दोनों की मुलाकात राजकुमार के मित्रों से हो जाती है। वह दोनों राजकुमारियां उन दोनों युवकों पर मोहित हो जाती हैं। दोनों मित्र भी उन दोनों को पसंद करने लगते हैं। जो लड़का बढ़ई का था वह जल्दी से चंदन की लकड़ियां लेता है और अपने मंत्रों से एक झोपड़ी तैयार कर देता है। पांचों लोग उसी झोपड़ी में बैठ जाते हैं। हे जादुई घर, हमें हमारे मित्र के पास लेकर चल। इतना कहते ही घर तुरंत वहां से उड़कर वहीं पहुंच जाता है जहां राजकुमार का शव रखा हुआ था। रूपकला जल्दी से उन दोनों मित्रों को राजकुमार के शव के पास ले जाती है। जैसे ही ब्राह्मण का लड़का अपने मंत्र पढ़कर राजकुमार को स्पर्श करता है तो राजकुमार पुनः जीवित हो जाता है। यह देखकर रूपकला राजकुमार से लिपट जाती है। राजकुमार जी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? अरे रूप, तुम दुखी मत हो, अब मेरे दोनों मित्र आ गए हैं, अब हमें कुछ भी नहीं होगा। चलो मित्र, यहाँ से जल्दी चलो। फिर वह सारे लोग उस घर की सहायता से अपने राज्य वापस लौट जाते हैं और राजा की दोनों बहनों का विवाह राजकुमार के दोनों मित्रों के साथ हो जाता है। उधर जब राजा रूपकला के महल में आता है तो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है। हाय हाय, मेरी रूपकला, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? तुम तो चली गई और साथ में मेरी दोनों बहनों को भी लेकर गई। मैं तो डूब गया, बर्बाद हो गया। तो फिर सुना वजीर के लड़के, सच्चे मित्र ऐसे होते हैं जो अपने मित्रों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। हाँ हाँ शेर भाई, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया। लेकिन बेटा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। तुम यहाँ से आराम से अपने घर वापस जा सकते हो। शेर की यह बात सुनकर वजीर का लड़का बड़ा ही खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है।